उत्तराखंड की क्लास में कुनिन वंश के बाद पौरव वंश पढ़ते हैं और इस वंश की जानकारी हमें एक अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख 1915 में अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त हुआ और इसकी जो धातु थी वो ताम्र थी और अष्ट धातु के अभिलेख थे। और इस अभिलेख से हमें पौरव वंश के सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख अल्मोड़ा के जो तालेश्वर अभिलेख थे, यह अभिलेख हमें विष्णुवर्मन और धोतीवर्मन के अभिलेख थे। और इस अभिलेख के अनुसार पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। और इस ब्रह्मपुर के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। यह ब्रह्मपुर इंद्र नगरी और नगरों में श्रेष्ठ भी कहा जाता था इस ब्रह्मपुर को। इस ब्रह्मपुर के बारे में चीनी यात्री ह्वेनसांग कहते हैं कि ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या बोला, इसे पो की मी पुलो, चीनी भाषा में इसे यह नाम दिया। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर को 667 मील की परिधि से घिरे हुए अब क्षेत्र को तथा यह क्षेत्र पर्वतों से घिरे होने के कारण इसे पर्वताकार कहा। और इन पर्वताकार पर जो शासन करने वाला वंश था उसे पर्वताकार वंश कहा। और इस ब्रह्मपुर का क्षेत्र उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में भी ब्रह्मपुर का जिक्र मिलता है। इसके बाद पौरव वंश का कार्यकाल और इसका विस्तार कहाँ तक था, आगे पढ़ते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो पौरव वंश का कार्यकाल तालेश्वर अभिलेख से के आधार पर इसका जो कार्यकाल था वो 6 से 8 शताब्दी तक था, शताब्दी के मध्य था, 6 से 8 शताब्दी के मध्य था। और तालेश्वर अभिलेख का सर्वप्रथम प्रकाश में किस लेखक ने इसे प्रकाश में लाया, वो थे वाई.आर. गुप्ता।
इन्होंने ही पौरव वंश का शासनकाल 6 से 8 शताब्दी के मध्य बताया है तथा इतिहासकार भी इस तथ्य से सहमत है क्योंकि पौरव वंश का उद्भव हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हुआ और यशोवर्धन जो कि कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक से पहले हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तथा यशोवर्धन जो कि कन्नौज का शासक था उससे पूर्व हुआ था इनका शासन पौरव वंश का। कुछ विद्वानों के अनुसार हर्ष के बाद यहाँ शासन पौरव वंश कर रहे थे तथा कत्यूरी कन्नौज के शासक यशोवर्मन से पूर्व पौरव वंश शासन कर रहा था। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो 606 से 647 के मध्य था और कन्नौज का जो शासक था वो गद्दी पर 725 ईस्वी में बैठा था। 725 ईस्वी में बैठा था और पौरव वंश का जो कार्यकाल था वो 647 से 725 ईस्वी के मध्य था। पौरव वंश जो शासन कर रहा था वो हर्षवर्धन के समकालीन शासन कर रहा था। ये पौरव वंश हर्ष के समकालीन थे। हर्ष के समकालीन थे और यह हर्ष के यहाँ सामंत के रूप में अपना शासन चला रहे थे। पौरव वंश के प्रारंभिक शासक विष्णुवर्मन व हर्षवर्मन प्रारंभिक शासक थे पौरव वंश के, शासन कर रहे थे। और इनके बाद अगला शासक या राजा अग्निवर्मन था। अग्निवर्मन बनता है। इस अभिलेख से, ये जो तालेश्वर का अभिलेख था, इस अभिलेख से धोतीवर्मन पौरववंशी शासक अग्निवर्मन एक स्वतंत्र शासक था। ये जो तालेश्वर अभिलेख था, उस अभिलेख के अनुसार हम कह सकते हैं कि अग्निवर्मन एक स्वतंत्र शासक था। अग्निवर्मन जब स्वतंत्र शासक था तो इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी। यह उपाधि थी परम द्वारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ऐसी उपाधि 6 से 7वीं सदी के मध्य राजा अग्निवर्मन के स्वतंत्र होने के कारण इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी, परम द्वारक महाराजा धीराज। और इसके बाद आने वाले जो भी शासक थे उन्होंने भी ऐसी ही उपाधि धारण कर रखी थी। अग्निवर्मन के बाद इसका पुत्र धोतीवर्मन
का जो पुत्र था धूतिवर्मन राजा बनता है। इसने भी अपने पिता की भांति उपाधि धारण कर रखी थी। पौरव वंश की शासन व्यवस्था, इनकी व्यवस्था कैसी थी? पौरव वंश की जो शासन व्यवस्था थी, ताम्र अभिलेख में अनेक पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है और इस वंश के अनेक पदाधिकारियों के सामंता जो गुप्त थे तथा हर्ष थे। जैसी इनकी शासन व्यवस्था थी, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी उनकी शासन व्यवस्था को अपनाया। इसलिए उन्होंने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था। पौरव वंश का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। पौरव वंश का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और इसकी उपाधि महाराजा धीराज परम की थी। प्रारंभिक राजाओं में कोई उपाधि धारण नहीं की थी। पौरव वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं कर रखी थी। अग्निवर्मन एक स्वतंत्र शासक था जो स्वतंत्र शासन कर रहा था, तो उसने एक उपाधि धारण कर रखी थी। आगे चलकर पौरव वंश के उत्तराधिकारियों ने भी एक उपाधि धारण करना शुरू कर दिया था। पौरव वंश अपने को, जो पौरव वंश थे वो अपने को गो ब्राह्मण हितैषी मानते थे। हितैषी कहलाना पसंद करते थे और ये दानी प्रकृति के होते थे, दानी प्रवृत्ति के होते थे। शासन की व्यवस्था हेतु मंत्री परिषद होती थी, और इसका कार्य शासक को समय समय पर सुझाव करना था। मंत्री परिषद का कार्य शासक को समय समय पर सुझाव देने एवं परामर्श देने का कार्य था। मंत्री परिषद में निम्न व्यवस्था थी, जो यहाँ के युवराज को कुमार बोला जाता था। युवराज को कुमार बोला जाता था और अमात्य जो सेनापति था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अमात्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अमात्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और बालाध्यक्ष सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कोटाधिकरण एक पद होता था। कोटाधिकरण यह राजा के परिवार की देखरेख करता था और प्रतिहार राज परिवार की सुरक्षा करता था। एक पद होता था जिसे सुपकारपति बोलते थे। यह राजा के भोजनालय की व्यवस्था करता था।
भोजनालय की व्यवस्था करता था। आगे एक पद और था, दंडपाशिक। दंडपाशिक जो पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को दंडोपारित व कटुक करता था। और भू राजस्व भाग वसूलने वाला भागी उपज का 1/6 भाग के रूप में वसूलता था। भू राजस्व था इनका उपज का 1/6 भाग वसूलता था, जिसमें यह खनिज, वन और बरहात को वसूलता। एक था कायस्थ राज्य की आय व भूमि का लेखा जोखा रखता था। और पौरव वंश में जो भूमि का जो स्वामी होता था, ये 2 भाग में था। भूमि 2 प्रकार में बांट रखी थी। एक थी केदार, दूसरी सारी। केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि होती थी, और ये होती थी असिंचित भूमि। होती थी। और जो भूमि मापन था, यह 3 प्रकार का था। एक था दूम, कुल और खार। 2 प्रकार की भूमि होती थी। पौरव वंश के बाद अगला वंश जो आता है वह कत्यूरी वंश होगा, और इस वंश को हम आगे पढ़ते हैं।